जय श्री राम दोस्तों। मगर सोचिए कि आप एक घोड़े के तबेले में रहते हैं और आपको प्रोस्टेट कैंसर है, जिसके कारण आप ना चल सकते हैं, आप ना बैठ सकते हैं, आप सिर्फ लेट सकते हैं। और इस सबसे भी बड़ी बात कि आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि आपकी केयर कर सके। मगर आप सोचना छोड़िए, क्योंकि ये हकीकत है एक इंसान की। ने वाले ही है। बदलो हॉस्पिटल जाएंगे। ज्यादा जैसे मैं दर्द बर्दाश्त करूँ वो कर लूँगा, लेकिन जब आप जाओगे। एक्चुअली ये हैं बहादुर जी, 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति जिनको प्रोस्टेट कैंसर है, जिसकी वजह से ना ये ढंग से चल सकते हैं, ना ये बैठ सकते हैं, ये सिर्फ लेट सकते हैं और ये पेशाब भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि हर समय इनको बेचैनी है और उनकी बेचैनी में केयर करने वाला कोई भी नहीं है जिसके साथ उनका ब्लड रिलेशन हो। इनका ब्लड रिलेशन वाला तो कोई नहीं है, लेकिन हम जरूर हैं। लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक समय ऐसा भी था जब ये हमारी तरह बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल यंग थे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल पहले नेपाल में, क्योंकि ये मूलतः नेपाल के हैं, लेकिन ये काफी कम समय नेपाल में रहे हैं, क्योंकि बचपन में ही एक इंसान के साथ ये इंडिया आ गए और इंडिया की राजधानी दिल्ली में रहने लगे। एक इंसान जिसने इनका पालन पोषण किया। इनके अनुसार वही इनके लिए माँ थी, वही इनके लिए बाप था, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से कभी भी अपने माँ बाप को नहीं देखा। इसलिए आज इनका दुनिया में कोई भी नहीं है और उस इंसान ने इनका काफी पालन पोषण भी किया। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वो 8वीं तक पढ़े हैं उस समय भी। यानी कि आज अगर दादू की एज 80 वर्ष है तो आप सोच सकते हो आज से 60-70 साल पहले दादू जी 8वीं तक पढ़े थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज भी ये हिंदी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं और बीच बीच में इंग्लिश बोल भी लेते हैं। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो इंसान ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। जहाँ पर ये एक राजा की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते थे, अब ये एक भिखारी की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए विवश हो गए थे, क्योंकि उस इंसान के बेटों ने इनको अपने घर से निकाल दिया कि हमारे पिताजी ने तो आपकी सेवा की, लेकिन हम आपकी सेवा क्यों करें, आखिर आप हमारे लगते ही कौन हैं। इसलिए इनको भटकना पड़ा दर दर, भटकना पड़ा नौकरी के लिए, भटकना पड़ा खाने के लिए, भटकना पड़ा रहने के लिए और भटकना पड़ा जीने के लिए। और इस दर बदर भटकने वाली ज़िंदगी में ये कभी भी विवाह नहीं कर पाए और हमेशा हमेशा के लिए अकेले ही रह गए। इसलिए आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट एक अच्छा पार्टनर तो ढूंढ लेना जिसके साथ आप अपनी लाइफ गुजार सको। क्योंकि दादू जी के साथ रहने के बाद मुझे ये फील हुआ कि ज़िंदगी में एटलीस्ट एक इंसान तो होना चाहिए जो हर दम आपके साथ रहे। खैर छोड़िए, लेकिन दादू जी ऐसे ही भटकते भटकते फिर आ जाते हैं हमारे हिमाचल में। और हिमाचल में भी सबसे ज़्यादा समय ये रहे कांगड़ा में। कांगड़ा में किसी ढाबे पर ये काम करते थे और काफ़ी सालों तक उन्होंने वहाँ पर काम किया, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें ना संतुष्टि मिली और ना ही उन्हें सुकून मिला। और फिर आ गए फाइनली हमारे इस प्यारे से चंबा में। और चंबा में भी इनकी कंडीशन कोई अच्छी नहीं थी, क्योंकि चंबा में भी ये रहने लगे घोड़ों के तबेले में, जहाँ पर शायद कोई रहना भी ना चाहे। फिर आती है डेट 16 अक्टूबर 2024, जब पहली बार हमारी इनके साथ मुलाकात होती है। और वो दृश्य जो हमने उस समय देखा था, वो दृश्य हमने हमारी लाइफ में पहली बार देखा था। सच में हमें रोना तक आ गया था। हम सोचने पर विवश हो गए थे कि आखिर किस प्रकार से एक इंसान ऐसी कंडीशन में भी सर्वाइवल कर रहा है, वो भी इतनी बड़ी बीमारी के साथ। तो हमारे मोहन भाई के द्वारा उनकी कंडीशन बिल्कुल भी देखी नहीं जाती है, इसलिए उनका तुरंत रेस्क्यू किया जाता है और उन्हें ले जाया जाता है जिला के सबसे बड़े हॉस्पिटल पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंबा। और उन्होंने कहा कि वो अकेले ही इस हॉस्पिटल में गए थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि बिना अटेंडेंट के कोई भी किसी भी पेशेंट को एडमिट नहीं करता है। इसलिए उनको उस समय भी एडमिट नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके पास उस समय कोई था ही नहीं, और था तो आज भी नहीं, लेकिन हम थे। और जहाँ पर अगर किसी का कोई ना हो, वहाँ पर हमारे मोहन भाई तो होते हैं।
इसलिए मोहन भाई यहाँ पर तीमारदार बन जाते हैं और इनको एडमिट कर लिया जाता है चंबा के इस हॉस्पिटल में। लगभग 2 हफ्ता यहाँ पर ये रहते हैं और 2 हफ्ते में जितनी केयर इनकी हो सकती थी हमने उतनी केयर भी करी, जो हो सकता था हमने सब कुछ किया। लेकिन इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और इस हॉस्पिटल की हालात इतने अच्छे भी नहीं थे कि उनका ट्रीटमेंट कर सके। इसलिए दादू जी को रेफ़र कर दिया जाता है टांडा हॉस्पिटल और उसी रात लगभग 9 बजे के करीब हम टांडा हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं और वहां पर 9 बजे से लेकर लगभग रात के 2 बजे तक हम भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये पर्ची बनाने कभी वो पर्ची बनाने। एक्चुअली भटकते तो मोहन भाई ही हैं ज़्यादा, मैं तो सामान के पास था। लेकिन हम 2 बजे तक सो नहीं पाए और 2 बजे जब हमें भूख लगी और हम खाने के लिए कैंटीन गए तो वहाँ पर हमें खाना भी नसीब नहीं हुआ क्योंकि खाना बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। फिर हम सोने की कोशिश करते हैं लेकिन फर्श पर हमें सोना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर भी हमें नींद नहीं आती है क्योंकि वहाँ का कुछ माहौल ही ऐसा था और हमारे दादू जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। हम सो तो नहीं पाते हैं लेकिन 2 घंटे ऐसे ही बैठते हैं और 5 बजे दोबारा उठ जाते हैं और दोबारा लाइन में लग पड़ते हैं दादू जी के लिए पर्ची बनवाने। ऐसे ही लगभग 4-5 दिन हमारे यहाँ पर गुजर जाते हैं और 4-5 दिन के बाद हमें रिज़ल्ट मिलता है कि दादू जी का ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन की डेट होगी 22 नवंबर और एडमिशन की डेट होगी 19 नवंबर। हम यहाँ पर थोड़े से निश्चित होते हैं कि एटलीस्ट ऑपरेशन होगा और उसके बाद शायद दादू जी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारे सामने अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर दादू जी अब रहेंगे कहाँ, क्योंकि अब वापस चंबा तो ले जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा था और यहाँ पर भी किसके पास रहते, क्योंकि दादू जी का कोई था ही नहीं इस दुनिया में हमारे अलावा। हम भी केवल इनकी सेवा कर रहे थे, ब्लड रिलेशन हमारा भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने इंसानियत शो करती है एक फैमिली जो इनको अडॉप्ट कर लेती है कुछ दिन के लिए, यानी जब तक ऑपरेशन होगा उन्होंने कहा हम तब तक इनको रख लेंगे। और इस बात से हमें ये पता लगता है कि इंसानियत आज भी हमारी दुनिया में ज़िंदा है और उसी के कारण आज हमारी ये दुनिया चल भी रही है। और अब हम पूर्ण तौर पर रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन ये रिलैक्सेशन बहुत कम समय के लिए थी क्योंकि ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद एक बार फिर से दादू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और इसी परिस्थिति में विवश होकर आधी रात को मोहन भाई को बाइक पर इतनी ठंड में निकलना पड़ता है टांडा के लिए। टांडा का सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा है बाइक पर और काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है, इवन अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद वो फाइनली पहुँच जाते हैं टांडा में। लेकिन वहाँ पर उनको एमरजेंसी में ले तो जाया जाता है लेकिन वहाँ पर भी कुछ खास नहीं होता है। लेकिन उस समय के लिए दादू की तबीयत थोड़ी अच्छी हो जाती है, वो थोड़े ठीक हो जाते हैं और एक बार फिर से वो चंबा आ जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं पर रुकती नहीं है, इस कहानी में दर्द यहीं पर समाप्त नहीं होता है, बल्कि इसके बाद एक बार फिर से दादू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और इस बार हम 2 लोग थे, यानी इस बार मोहन भाई के साथ मैं भी था और हम दोनों बाइक पर जाते हैं और रात को वहाँ पहुँचते हैं और रात के लगभग 9 बजे के करीब एक बार फिर से हम एम्बुलेंस में ले जाते हैं उनको टांडा हॉस्पिटल। एमरजेंसी में उनको ले जाया जाता है, एमरजेंसी में ही उनको रखा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं होता है। जैसा पहले हुआ था वैसा ही अभी हुआ, कोई भी रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है। तो टांडा में हमारे साथ जो भी हुआ उसको मैं अपने शब्दों में बयां तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हमारे दादू जी ज़रूर कर पाएंगे। देखिए वो क्या कहते हैं। और उसने बुरा हाल किया टांडे ने, इतनी बार टांडे गए, पागल हो गए, सभी पागल हो गए। लेकिन उसके बाद हमें एक इंसान सजेस्ट करता है कि आपको सिटी हॉस्पिटल कांगड़ा जाना चाहिए और वहाँ पर एक बार दादू जी का चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन सिटी हॉस्पिटल कांगड़ा में जो हमारे साथ होता है वो मोहन भाई को बिल्कुल अंदर से तोड़ देता है, टूट कर बिखर जाते हैं। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिजिकली भी, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। और ये एक ऐसा समय था जहाँ पर हमें ज़रूरत थी लोगों के सपोर्ट की। लेकिन पता है यहाँ पर हमारी सपोर्ट कौन करता है? वही आम लोग जो दिन में कमाते हैं तो तभी रात को खाते हैं, वही दिहाड़ीदार या फिर वही जो सैलरी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी बड़े पॉलिटिशियन या फिर बड़े क्रिएटर के द्वारा हमारी हेल्प नहीं की जाती है। अगर हेल्प किसी के द्वारा की जाती है तो वो थे आप सभी लोग, आप सभी आम लोग जिन्होंने हमारी हेल्प की, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। सिटी हॉस्पिटल कांगड़ा में हमने सफ़र और स्ट्रगल तो बहुत किया, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि हमें बहुत कुछ जानने को भी मिला, अंदर की बातें। जैसे कि दादू जी का अब एक ऑपरेशन करना ज़रूरी नहीं था बल्कि 2 ऑपरेशन करने ज़रूरी थे, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी थी जो कि बताने लायक भी नहीं थी। और दोनों ऑपरेशन का जो खर्चा था वो था लगभग 3 लाख रुपए।
और इतनी राशि जमा करना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं था। और उसके बाद भी दादू जी का इस दुनिया में रहना या फिर दादू जी का रिकवर होना वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। इसलिए डॉक्टर्स की सजेशन के बाद और ख़ुद की कंडीशन को देखने के बाद हम फाइनली वापस आ गए हमारे चंबा में। और इस पॉइंट पर हमें ये सही लगा कि हमें ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, बल्कि दादू जी की हमें खुद सेवा करनी चाहिए। और दादू जी के पास जितना भी समय है, जितना भी श्री राम जी उन्हें समय देते हैं इस ज़िंदगी को जीने के लिए, उतना समय वो अच्छे से जिए, उतना समय वो खुशी से जिए और उतना समय हम उनके साथ जीना चाहते हैं। दादू जी अब अकेले नहीं हैं, बल्कि दादू जी के साथ हम सभी हैं। जितना भी उनके पास समय है वो सारा समय हमारे साथ बिताएंगे। वो अब हमारी फैमिली के एक मेंबर हैं और उनकी हम सेवा करेंगे और उनका ऑपरेशन नहीं होगा। अगर आपको हमारा फ़ैसला सही लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर हमारा फ़ैसला सही नहीं भी लगा हो तब भी बताना, अपनी ओपिनियन भी बताना, और कैसी लगी कहानी दादू जी की। लेकिन ये कहानी नहीं बल्कि रियलिटी है, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर करना और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आप चंबा से हो तो फिर तो ऑब्वियसली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।